हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। बच्चों, आज सबसे पहले दिन की शुरुआत जो हम करेंगे वो हम करेंगे एक अच्छे से आर्टिकल के साथ। काफ़ी इजी है वो आर्टिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। वो है रोटेशन मोशन और लीनियर मोशन में क्या क्या डिफरेंसेस हमने देखे हैं और उन डिफरेंसेस की बेसिस पे कैसे हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आज हमारी रहेंगी। जैसे ये बातें कंप्लीट होंगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस किस बच्चे का मेरे पास मैसेज आ चुका है जो हमने टारगेट लिया था इवनिंग में। वो टारगेट कौन कौन बच्चा पूरा करके सोया था। ठीक है, तो मैं उनके नाम भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। हाँ जी, अभी गुड मॉर्निंग। अभी आप लगातार जुड़े रहा करो बच्चे मेरे साथ। ठीक है, आप कोई भी क्लास मिस मत किया करो। ठीक है, कल इवनिंग वाली क्लास आपने मिस की थी, रात वाली। ठीक है, मिस मत किया करो बच्चों। अच्छा, आज का टारगेट है बच्चा पार्टी, आपको पढ़ना है आज। बट मैं जुड़ा रहूंगा आपके साथ। मैं हर एक बच्चे के पास फोन करूंगा या व्हाट्सएप करूंगा या मैं जूम मीटिंग करूंगा, कुछ भी करूंगा। बट मैं आज पूरा दिन, कल जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होती है जिसको मैं थीटा से डिनोट करके चला हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। और यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। एक सीधी दिशा में चलना होता है हमें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मैं इसे एस से डिनोट कर रहा हूँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात होती है। एंगुलर वेलोसिटी की बात होती है बच्चा पार्टी। और दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी। ठीक है बच्चा, आप यहाँ पे बात करते हो एंगुलर वेलोसिटी की, दैट इज डी थीटा बाय डी टी। और यहाँ पे बात होती है लीनियर वेलोसिटी की। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है आपके पास डी एस बाय डी टी, डी एस बाय डी टी। लीनियर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन की बात होती है। लीनियर एक्सेलरेशन, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, दैट इज डी वी बाई डी टी। ठीक है, वी की जगह पे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के लिए वर्ड यूज कर लो आप ओमेगा, ओमेगा वर्ड यूज कर लो। ठीक है, दैट विल बी लीनियर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा वर्ड, ये ओमेगा वर्ड है बेटा लीनियर वेलोसिटी के लिए, ओमेगा। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज डी ओमेगा बाय डी। ठीक है ना बच्चा, यहाँ लीनियर में लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं हम यूजुअली, और दैट इज डी वी बाय डी टी। ठीक है ना बच्चा। अब देखो बेटा, यहाँ पे बात होती है फोर्स की। और आपको पता है कि फोर्स का कॉन्सेप्ट न्यूटन के सेकंड लॉ से मिला था। और वो हमें कहता था कि इसको माँ के इक्वल लिख दो, पापा, फादर इज इक्वल टू मदर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से पापा इज इक्वल टू मम्मा। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए एंड दैट इज डी टी बाय डी टी, वेयर पी इज लीनियर मोमेंटम, वेयर पी इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है बच्चा, लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे फोर्स की बात नहीं होती बच्चा रोटेशन में, तो फिर किसकी बात होती है, यहाँ पे फोर्स की जगह पे मोमेंट ऑफ फोर्स की बात होती है। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चा, टॉर्क, टॉर्क।
टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टॉर्क से। ठीक है, तो टॉर्क क्या होना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन कीजिए। मास का रोल रोटेशन में कौन प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बच्चा एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, देन आई इनटू अल्फा, that should be equal to torque. And dp by dt, that is the rate of change of linear velocity. In place of linear velocity, I have to use the word angular velocity, that is dl by dt. ठीक है, जहां पे हमने L को क्या कहा? L को हमने कहा एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? पी वेक्टर के साथ, जहां पे पी स्टैंड करता है किसके लिए? लीनियर वेलोसिटी के लिए। पी, आर इंटू पी लिखा है बच्चा मैंने, ये इसको थोड़ा सा सही से नोट कर ले। एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। मैं आपको एक स्पेशल बात बता दूं कि रोटेशन मोशन में जो भी क्वांटिटी आएगी वो सारी की सारी वेक्टर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी, वेक्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब देखो बच्चा, यहाँ पे हमने बात करी एंगुलर मोमेंटम की भी, उसको अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, एंगुलर मोमेंटम। देखो बच्चा, एंगुलर मोमेंटम को स्पेशली आपका एल से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर बोल दो, चाहे इसको, चाहे आप पोजीशन वेक्टर बोल दो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। पी इज द लीनियर मोमेंटम। ओके गाइस, पी इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर की जगह कौन सा वर्ड यूज यूज होना चाहिए? एंगुलर की जगह पे यहाँ पे यूज होना चाहिए लीनियर वर्ड। ठीक है ना, दैट इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे बात होती है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की। देखो, जब आप किसी भी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो आपको इस सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स होगी, ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो होगी, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स ना। ठीक है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। ठीक है, अब दो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, न्यूटन जी महाराज कहते हैं कि हमारी नेचर में ना कोई भी एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कपल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल का जो काम होगा ना, उससे उल्टा किसका काम होगा? सेंट्रीफ्यूगल का होगा। सेंट्रीपिटल चाहेगी कि सर्कल में घूमे, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल चाहेगी कि वो लीनियर डायरेक्शन में जाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई भी मासिव एलिमेंट है जिसका मास है m के इक्वल, जो इस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होगी बच्चा? दिस दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, दैट इज v, एंड रेडियस इज r। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड उसका होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। दैट इज वी कैन से फ्रॉम हियर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ सकता है ना मेरे पास, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर ना। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी इसी से एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ डील कर सकते हैं। यहाँ पे लीनियर में सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे होता है एक्शन और रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन तो सुना ना आपने? ठीक है, एक्शन और रिएक्शन, ज्यादातर एक्शन का काम जो करता है हमारा मोस्ट ऑफ केसेस में वेट होता है, जिसकी डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड होती है। ठीक है, रिएक्शन का काम नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस पे हमेशा ये नॉर्मल होता है। ठीक है, चाहे कॉन्टेक्ट सरफेस आपका इंक्लाइन हो, चाहे कॉन्टेक्ट सरफेस आपका प्लेन हो, ये सरफेस पे हमेशा क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा, हमेशा नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अब देखिए, दूसरी हम आगे बात बढ़ाते हैं। देखो, यहाँ से हमने दैट इज इक्वल टू फोर्स ना, अगर मैं इक्वेट करूँ एफ इज इक्वल टू एम ए के साथ, एम से एम कट गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आएगा आपके पास यहाँ पे?
centripetal acceleration, that acceleration is v square divided by r। ठीक है, तो इस चीज को, इस टर्म को आप थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिए चलो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है रोटेशन में वर्क कैसे निकालते होता है। जब भी मुझे वर्क निकालना होगा तो मैं निकालूंगा टॉर्क का प्रोडक्ट किसके साथ, थीटा के साथ। पता है, अगर मैं लीनियर में काम करता ना यही, और वर्क मैं यहाँ पे निकालता, तो यहाँ पे वर्क क्या होता, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ फोर्स की जगह पे रोटेशन में क्या वर्ड यूज होता है, फोर्स की जगह पे टॉर्क वर्ड यूज होता है। और डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन सा वर्ड यूज होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा। ये वर्ड यूज होता है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो ये वर्ड यहाँ पे स्पेशली यूज होता है। अब देखो बच्चा, मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है, आपको सभी को पता है कि v is equal to u plus at। This is first equation of motion। S is equal to ut plus half at square। This is second equation of motion। And v square minus u square is equal to 2as। This is third equation of motion। बच्चा लोग, यहाँ पे v किसके लिए स्टैंड करता है, आप मेरे को बताओ। v स्टैंड करता है फाइनल वेलोसिटी के लिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए। और u स्टैंड किसके लिए करता है बच्चा, u करता है इनिशियल वेलोसिटी के लिए। ठीक है, और एस किसके लिए करता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। और टी किसके लिए स्टैंड करता है, टाइम के लिए, टाइम के लिए। और ए किसके लिए स्टैंड करता है जी, एक्सेलरेशन के लिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जब आप रोटेशन में जाओगे तो रोटेशन में क्या चीज होगी। ठीक है, आप मेरे को बताओ कि रोटेशन में क्या चीज होगी जो बहुत ही ज्यादा मायने रखेगी इस बात पे। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ आपको रोटेशन में क्या चीज होगी। यहाँ एक लाइन बना लेता हूँ। जब मैं रोटेशन में जाऊंगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या यूज कर लूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशली। ठीक है, ये देखो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ठीक है, और एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको पता है कि जब मुझे रोटेशन में जाके, मैंने रोटेशन के लिए यहाँ एक कॉलम बनाया बच्चा, उसी के हिसाब से मैं तीनों की तीनों इक्वेशन लिखूंगा। अगर मैं रोटेशन में चला गया ना, तो फाइनल वेलोसिटी को मैं लूंगा ओमेगा, क्योंकि रोटेशन में ओमेगा से प्रेजेंटेशन आती है। इनिशियल वेलोसिटी को मैं लूंगा ओमेगा नोट, डिस्प्लेसमेंट को लूंगा मैं थीटा, टाइम को मैं टी रखूंगा, और एक्सेलरेशन में लूंगा अल्फा। अगर मैं ये वर्ड्स यूज करता हूँ ना इसकी जगह पे, मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, देख लो आप। v की जगह पे मेरे पास, v की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा। u की जगह पे ओमेगा नोट, a इंटू टी मीन्स अल्फा इंटू टाइम। एस, एस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट है ना, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू टी मीन्स ओमेगा नोट इंटू टी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मीन्स अल्फा इंटू टी स्क्वायर। और 10 नंबर पे वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2as 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा। तो ये मेरे पास थ्री इक्वेशंस बन गई बच्चा लोग, कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। जो मैंने इन तीनों इक्वेशंस को देख के यहाँ पे बात कर दी। अब देखो बेटा, अब आपको मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। देखो, मान लो कि आप यहाँ एक सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, इस तरह का एक सर्कुलर पाथ है आपका। ठीक है, इस तरह का एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, आप इस पाथ में जा रहे हैं। ठीक है, और देखिए, मान लीजिए कि ये आपका रेडियस है। ठीक है, और आप चले हैं यहाँ, यहाँ से लेकर, ठीक है, आप चले हैं यहाँ तक। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये आपके पास है ओरिजिन, ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट, और आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करा है वो है थीटा। और यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 0 था ए पे, और बी पे पहुंच के टाइम t इज इक्वल टू टी हो गया बेटा, t इज इक्वल टू टी हो गया बच्चा पास। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरे को वेलोसिटी बता दो, तो आप कहोगे कि सर जी वेलोसिटी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। और हम चले हैं सर
कहाँ से लेकर कहाँ तक आप कहोगे कि ए से लेकर बी तक, और डिवाइड बाई टाइम। और मैं आपको कहूंगा कि बच्चा ए से लेकर बी तक आप स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना चलें, आप तो एक सर्कुलर ट्रैक यानी कि आर्क लाइक पाथ में चले, आर्क लाइक। ये देखो ए बी एक क्या है आपके पास, आर्क है बच्चा, आर्क। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो एंगल आपके पास होगा थीटा, आर्क होगा आपके पास ए बी, रेडियस होगा आपके पास क्या, आर। तो यानी कि आर्क इज इक्वल टू ए बी आर्क, आपके पास क्या होगा, आर थीटा। तो ए बी आर्क की वैल्यू रखो, दिस इज आर थीटा अपॉन टी। तो थीटा अपॉन टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर ओमेगा। वी इज इक्वल टू आर। आया कि नहीं आया? बिल्कुल है। तो दिस इज द वी क्या है बच्चा, वी इज द लीनियर वेलोसिटी बच्चा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। आर क्या है, रेडियस। अगर मैं आपको पूछूं कि वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी की प्रेजेंटेशन हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में आती है। अगर डॉट ले लूं तो स्केलर हो जाएगा। तो आई हैव टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड ओमेगा। व्हाई? As velocity is a vector quantity, to represent it as a vector, I have to take the product of r and omega as the cross product. As the cross product. ठीक है ना? I have to take. These are the some basic differences, or you can say the main differences between rotation and linear motion. Rotational motion और linear motion में ये हमारे पास कुछ basic differences हैं। तो ये सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी, थम्स अप भेज दो बेटा, थम्स अप भेज दो। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अब मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की, जिसकी बहुत बातें होती हैं। ठीक है, और जिसकी बातें चलती भी बहुत हैं। ठीक है, तो ऐसी ही बातें करते हैं हम, और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग से हम बातें करते हैं। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जिसकी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से फैली हुई हैं। ठीक है, आज हम येलो बोर्ड यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, बात मेरी स्टार्ट कहाँ से होगी, मैं आपको बता के चलूँगा। ठीक है, बात मेरी स्टार्ट होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बना कर। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होगी, और खत्म कहाँ पे होगी मेरी बात? मेरी बात खत्म होगी इनके बीच रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मेरी बात वहाँ पे खत्म होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो इससे बातें करना शुरू करते हैं। देखिए जी, स्टार्टिंग में करता हूँ, मेरा एक वर्ड लेता हूँ मैं, दैट वर्ड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमें करना है डील। ठीक है, ये देखिए क्या। ठीक है, अब देखो बच्चा, मैं स्टार्टिंग करता हूँ इस कॉन्सेप्ट की। क्या स्टार्टिंग है, कैसे मुझे इसके साथ डील करना है। ईशान लेट हो गया बच्चे, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, देखो बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्पेशली तो मैं तो कहता हूँ भाई, ये तो मास ही है। ठीक है, रोटेशन का मास है ये। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सीधा सीधा मीनिंग मैं कहता हूँ कि ये तो रोटेशन का मास है। मेरे पास एक अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये है, कोई स्पेशल में कोई स्ट्रक्चर नहीं ले रहा इसका। ठीक है, एंड दैट इज रोटेटिंग अबाउट इट फिक्स्ड एक्सिस। अच्छा, अब बताओ बेटा, अब कैसी आ रही है मेरी वॉइस? हाँ जी, सभी बच्चे बता दो बच्चों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज बताया करो। ठीक है, अब बताओ कैसी आ रही है वॉइस? हाँ जी, अब सही आ रही है बेटा? हाँ हाँ। यस सर, ऑडिबल है।
हाँ जी, तो सभी को पहले आवाज में वॉइस में अगर प्रॉब्लम आए ना बच्चों, बता दिया करो, क्योंकि मुझे माइक की थोड़ी सी सेटिंग ठीक करनी पड़ जाती है बस। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताया करो। ठीक है। हाँ जी, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने कैपिटल एम लिया है। ठीक है, मास इज कैपिटल एम एंड दैट ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। देखो बेटा, मैं इस इन कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करूंगा। मैं इतनी बातें करूंगा कि आपको कहानी समझ में आ जाए। देखो बच्चा, अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है बच्चा। ठीक है, वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, और मैं इस एक्सिस को ड्रॉ करने वाला हूँ। मान लीजिए ये एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। अगर वो रोटेट कर रहा है, मान लीजिए मैंने मानिए यहाँ पे एक्स वाई बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मैंने किसी तरह ट्रीट किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह ट्रीट किया। अब इस मास m को मैं स्प्लिट करने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे मासेस में। मान लीजिए n सेगमेंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, m1, ये आपके पास m2, ये आपके पास m3, ये nth मास, ठीक है, mn, ठीक है ना, ये इस तरह से nth मास, मतलब इस मास m को मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, जिनके एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसका m1 का है r1 मान लीजिए, ठीक है, और m2 का है r2 मान लीजिए, कंसिडर करना है आपको। ठीक है, और m3 का है r3, इसी तरह से nth तक चलते जाना है, और nth पे जाके आपको बताना है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज rn। से दिस इज r1, this is R2, and this is R3, and this is Rn। ठीक है ना बेटा? अब देखो बच्चा, यहाँ पे मेरे को एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट लेके चलना है। ओमेगा आई एम गोइंग टू टेक एज कांस्टेंट, कांस्टेंट ले रहा हूँ बेटा मैं। एंगुलर वेलोसिटी को मैं ले रहा हूँ बेटा कांस्टेंट। लेकिन आपको पता है कि जब रोटेशन करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग ही रहेगी। ये बात तो क्लियर है सभी की, कि लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होंगी। यानी कि m1 की लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, से दैट इज v1, m2 की अलग होगी, से दैट इज v2, m3 की अलग होगी, से दैट इज v3, mn की अलग होगी, से दैट इज vn। तो आप टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या बताएंगे? देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आप कहेंगे कि सर जी दैट शुड बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस हाफ m4 v4 स्क्वायर प्लस हाफ m5 v5 स्क्वायर, और कहाँ तक चलते जाएंगे mn vn का पावर 3। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो बच्चा, आप लोगों को ये तो खूब ही पता है कि v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे v1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? r1 इंटू ओमेगा वन, नहीं क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो v2 की वैल्यू कितनी होगी? v2 की वैल्यू होगी r2 इंटू ओमेगा। v3 की वैल्यू कितनी होगी? r3 इंटू ओमेगा। और vn की वैल्यू कितनी होगी? vn की वैल्यू होगी rn इंटू ओमेगा होगी। ये वैल्यूज आप पुट कर दो। कहाँ पुट करोगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको क्या कह रही है? कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर, यानी कि r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, m2 v2 इज r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस mn vn, हाफ mn vn का स्क्वायर, vn इज rn का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर, और हाफ भी तो कॉमन आ रहा है। तो हाफ कॉमन है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर
और इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है ना बच्चा लोग, सही है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब इस चीज को ना बच्चा, ये जो चीज है ना, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर mn r स्क्वायर, इसको अपन समेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं समेशन में? देखो, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi और ri का पावर 2। इसको पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ एंट्रम, सम ऑफ एंट्रम। आई स्टैंड फॉर 1 to n, मतलब आई की वैल्यू कितनी है पता है? आई की वैल्यू पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, ऐसे n तक चलते जाओ। जैसे आपने आई की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक, समेशन आपने लिखा है आई इज इक्वल टू 1 to n, ऐसे ही लिखा है, और एम आई आर आई का स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 रखो तो m1r1 का स्क्वायर प्लस, प्लस किसके लिए? क्योंकि समेशन है तो प्लस। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1, 1 के बाद कौन आएगा? 2, तो m2r2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर समेशन, समेशन का मतलब सम, फिर 3 रखो तो m3r3 का स्क्वायर। मतलब ये कहाँ तक चलती जाएगी राम कहानी? n तक चलती जाएगी। ठीक है ना, n तक चलती जाएगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट समेशन। अब ये समेशन वाली जो टर्म है ना बेटा, इसी का नाम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी का नाम टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास जो है, यही किसके इक्वल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, INERTIA। ठीक है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं इसको डिनोट करने वाला हूँ आई से। ठीक है, आई से डिनोट करने वाला हूँ। तो मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या बनी? रोटेशनल मोशन की टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास बन गई कितनी? हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो रोटेशन की है ना, ये तो रोटेशन की है, ROTATIO, रोटेशन की है। अगर मैं लीनियर की देखता, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। दिस इज एन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन की जो एनर्जी है वो है आपके पास क्या? किसके इक्वल है वो लीनियर मोशन की एनर्जी? लीनियर मोशन की जो एनर्जी है वो है आपकी हाफ mv स्क्वायर, लीनियर मोशन। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करना चाहें, भाई आपके मन में आ जाएगा इक्वेट करें, तो हाफ को हाफ खा जाएगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, उसकी जगह लीनियर वेलोसिटी आ जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ मास है, बाकी कौन देता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से आप बोलेंगे कि लीनियर मोशन में जो रोल मास का होता है, वही रोल रोटेशन में किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। वही रोल रोटेशन में किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, एंड दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, कि लीनियर मोशन में जो रोल मास का होगा, वही रोल रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज यहाँ से निकल के आई। अब देखो बेटा, कि मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आ गया। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कहता है कि इसका मास सारा का सारा एक पॉइंट पे कंसंट्रेट। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया, जिस कॉन्सेप्ट में आपके पास m1r1 m2r2 यानी कि n पार्टिकल्स थे, अगर सारे के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हो जाएं और मास एक जगह पे कंसंट्रेट कर जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका कॉन्सेप्ट कैसा बनेगा? इफ इफ ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, अगर सारे के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हो जाएं, ठीक है ना, इफ ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? या फिर आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड यूज कर रहे थे, एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आपका क्या बन जाएगा कि ये बन जाएगा आपके पास। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो m1r1 का स्क्वायर, तो m इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m इंटू r2 का स्क्वायर प्लस m इंटू r3 का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ना फिर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिवाइड कहाँ तक चलता जाऊँ m इंटू आर एन का स्क्वायर, है ना। तो मास तो कॉमन आ गया यहाँ से m, और ये बचा आपके पास r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड अप टू कहाँ तक आर एन का स्क्वायर, ठीक है ना, आर एन का स्क्वायर। अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर मास सारा का सारा कंसंट्रेट है, ठीक है, ये तो एक पार्टिकल का मास है ना, ठीक है, अगर मैं इसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस शुड बी टोटल मास। नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल एन से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो m इंटू एन, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज टोटल मास, टोटल मास, एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास किससे इक्वल आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ये आ गई। अब मैं कहता हूँ कि अगर मास सारा का सारा एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड आर क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जिस सिचुएशन में सारा का सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो, उसे बोलते हैं क्या, उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ gyration। ये है आपके पास m इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू m इंटू के स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m इंटू n इज कैपिटल M। तो m, और ये है आपके पास r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है, और कहाँ तक, rn का स्क्वायर तक, rn का स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय डिवाइड बाय m, ठीक है, डिवाइड बाय m, ठीक है। तो m से m गया, k क्या है आपके पास, k इज रेडियस ऑफ gyration, के को मैंने क्या बोला, रेडियस ऑफ gyration। कब मैं ये वर्ड लेके आया, जब सारा का सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट था, जब सारा का सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट था तो मैंने रेडियस ऑफ gyration की बात करी, के की बात करी। तो के की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, के की वैल्यू आती है उसका अंडर रूट, के क्या है, रेडियस ऑफ gyration, के की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक, आर एन का स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय एन, डिवाइड बाय एन, डिवाइड बाय एन। तो दिस इज रेडियस ऑफ gyration, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ gyration, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ gyration, आपके सामने आ गई बच्चा का। तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब मैं आपको कुछ एक बातें बताता हूँ, अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास जितनी भी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, चाहे आप स्फेरिकल की बात करो, ठीक है, चाहे आप सिलेंडर की बात करो, चाहे आप किसी भी रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री की बात करो, जो फिक्स ज्योमेट्री है ना, उनका एक फिक्स सेंटर ऑफ मास होता है, उनका एक फिक्स सेंटर ऑफ मास होता है। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो बच्चा, कि उनका एक फिक्स सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, फिक्स उनका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के लिए कैसे मैं काम करता हूँ, ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मैं कैसे काम करूंगा, ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है बेटा। उसके बाद मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, और 1 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तब तक मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को 1 मिनट के लिए। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपके कोई डाउट आते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। हाँ जी, मैं इसको रब करने वाला हूँ बेटा, ठीक है।
ये लीजिए जी, ये मैंने इसको इरेज कर दिया। हाँ जी, देखो बच्चा, मैं आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज देने वाला हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास है, ठीक है, ये हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है टू पार्टिकल सिस्टम जो एक प्लेन में लाई करता है, ठीक है। ये देखिए बच्चा लोग, ये मेरे पास एक टू पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, जो यहाँ लाई करता है इस प्लेन के अंदर, ठीक है, जिसका एक पार्टिकल किसी पोजीशन पी पे है और दूसरा पार्टिकल है किसी पोजीशन सी पे, ठीक है। एक पार्टिकल आपका पोजीशन सी पे है और दूसरा पार्टिकल आपका पोजीशन सी पे है, ठीक है। ये आपका टू पार्टिकल सिस्टम है। मान लीजिए कि ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए आप r1 है, r1 इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज x and this is y. So and this is say that is r2 be the position vector, ठीक है। this is a two particle system ना, pc, टू पार्टिकल एक सिस्टम है। अब मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास लाई करता है कहीं ना कहीं इनके बीच में। कहाँ पे लाई करता है, इसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे इन दोनों को मिलाने वाली लाइन चल रही है, ठीक है ना। इन दोनों को मान लीजिए हमने ऐसे मिला रखा है, ऐसे, ये मान लीजिए ऐसा हमने ऐसे, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है मैंने उसको माना है कैपिटल आर के बराबर। तो बच्चा पार्टी आप याद रखना कि इस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी। पी का मास है m1 और क्यू का मास है m2। दिस शुड बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय r1 प्लस r2, डिवाइड बाय r1 प्लस r2, ठीक है ना। ये आपके पास होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो बच्चा, स्टार्ट करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैंने क्या बात कही, मैंने कहा कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। मेरे पास स्फीयर हो सकता है, ठीक है। तो स्फीयर का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला बनाया था, आपको याद होगा, अभी एक बार रिपीट कर देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मैंने लिखा था समेशन m इंटू आर स्क्वायर। भाई आई लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, समेशन मैंने लगा दिया, अंडरस्टूड किया हुआ आई वाई, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे समेशन m का मतलब होता है टोटल मास, दिस स्टैंड्स फॉर टोटल मास, ठीक है ना जी। और आर होता है ना भाई यहाँ पे, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ rotation, perpendicular distance from axis of rotation, this is the value of r। ये r की वैल्यू है भाई बच्चों, ठीक है ना। r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली ना, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि अगर आपका मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है, then in that situation this should be equal to m into k square, where m is the total mass, k be the radius of gyration। अगर टोटल मास, सारा का सारा मास, ठीक है, कहाँ पे कंसंट्रेट है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, वो वैल्यू आपको देखनी है। जैसे कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर बताता हूँ, देखो कैसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर मेरा हो रहता है 2/5 mr²। अगर हाँ थिन स्फेरिकल सेल की आप बात कर रहे हो तो फिर 2/3 mr² रहता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, देखो मेरे पास दो बातें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये मेरा है सॉलिड स्फीयर,
ये देखिए, ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, ये मेरा थिन स्फीयर है। ठीक है, मैं एक्सिस भी पास करवा के दिखा देता हूँ। एक्सिस इसके सेंटर से पास करती है। ठीक है, ऐसे। हाँ जी, ऐसे, है ना। और यहाँ पे भी ये थिन स्फेरिकल सेल में भी ऐसे ही यहाँ से पास करती है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करता हूँ, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो रहता है दैट इज 2/5 mr²। सही है कि नहीं? बिल्कुल। और अगर मैं थिन स्फेरिकल सेल की बात करता हूँ, ये तो सॉलिड है भाई, ये थिन स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, अगर मैं थिन स्फेरिकल सेल की बात करता हूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे सामने आता है क्या? इसकी वैल्यू जो आती है वो 2/3 mr²। देखो बच्चा, अब आपको जब डील करोगे ना आप, तो आप ये चीज देखना कि आपको अगर पूछे कि इसका रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू कितना है, तो आप क्या करोगे? इसको इक्वेट कर दोगे किसके साथ? एम के स्क्वायर के साथ। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5 r²। यानी कि इसका रेडियस ऑफ जायरेशन सॉलिड स्फीयर का वैल्यू कितना आया? √2/5 × r। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इसको एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट करूँ, तो फिर मेरे पास के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2/3 r²। यानी कि के मेरे पास क्या होगा? क्या? 2/3 ऑफ r। ठीक है, 2/3 ऑफ r। अगर इसी तरह हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की हम बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, ऑफ ए सिलेंडर। देखो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, तो उसकी एक्सिस हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि कहाँ से हम पास करवाएं। ठीक है, एक उसके सेंटर से, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या कहाँ से हम उसका एक्सिस पास करवाएं। ठीक है, हमारे पास देखो बेटा, मैं सोच लेता हूँ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज हमारी जो रहती है, अगर उसकी एक्सिस पास करे तो वो ½ mr² भी रहती है। मैं एक बार आपको सिलेंडर बना के दे देता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया आपका छोटा सा सिलेंडर, छोटा सा बना लेता हूँ। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। ये देखो भाई, ये हो गया उसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी, ये देखो बच्चा, ये हो गया उसका क्रॉस सेक्शन। अगर तो मान लो कि एक्सिस पास करती है कुछ इस तरह, मान लो एक्सिस इस तरह से पास करती है, ठीक है ना, तो आपके पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो आ जाएगा जी आपके पास ½ mr²। I इज इक्वल टू 1/4 ऑफ mr²। देखना आप यहाँ से जब एक्सिस पास करेगी तब। और 1/12 ऑफ एम एल स्क्र 1/12 ऑफ ml²। तो इस सिचुएशन में m तो कॉमन है ना आपके पास, तो आपके पास 1/4 भी कॉमन है आई थिंक, और m भी कॉमन है, तो अंदर बचेगा r² प्लस l²/3 ना। अगर आप इसको इक्वेट करें I इज इक्वल टू m² के साथ, तो k² इज इक्वल टू 1/4 ऑफ r² प्लस l²/3। ठीक है, तो ये आपके पास k² की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? k² की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप इस तरह से भाई रेडियस ऑफ जायरेशन के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चा बातें। तो आपको आज मैंने अब तक बातें बताई हैं रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए, और ये सारी की सारी बातें इनको नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। ठीक है, आज रेगुलर क्लासेस नहीं लगेंगी बच्चा, फुल डे आपकी फिजिक्स चलने वाली है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। ईशान, कल एग्जाम है ना बच्चे, तो रेगुलर क्लास आपकी नहीं लगेंगी आज कोई भी। आज रिवीजन डे है आपका, तो आपका फुल डे यही क्लासेस चलेंगे।
अब देखो बच्चा, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। शेड्यूल पूरा दिन रहेगा बेटा, आप ग्रुप में एक्टिव रहना बच्चे, है ना, ग्रुप में एक्टिव रहना सभी बच्चे, ठीक है। मैं आपको पूरे दिन में कभी भी जूम पे आपकी क्लास ले सकता हूँ जब मेरा मन करेगा, ठीक है। आप ये बात याद रखना कि पूरा दिन मैं आपकी कभी भी जूम क्लास ले सकता हूँ जब मेरा मन करेगा, ठीक है। हाँ जी, शेड्यूल हम ही बनाएंगे अपनी तरफ से। चलो बच्चा, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ बच्चा। हाँ जी बच्चों, अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है यहाँ पे तो कर सकता है। हाँ जी, देखिए, अब देखो बच्चा, हमें किस कॉन्सेप्ट के साथ डील करना है। देखो जी, आप लोगों को पता है कि जब आप लीनियर फोर्स की बात करते हो तो आप कहते हो कि F इज इक्वल टू एम, कहते हो ना। और आप ये भी कहते हो कि सर जी F इज इक्वल टू होता है dt बाय dt, आप ये भी कहते हो। आप ये भी कहते हो कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी, हाँ जी बिल्कुल कहते हो जी। और आपने ये भी मेरे को कहा है कि सर, चलो इन बातों पे बात करते हैं। अगर मैं रोटेशन में चला जाऊं इसकी जगह, ये तो लीनियर की बातें हो गई, अगर मैं रोटेशन में चला जाऊं तो फिर फोर्थ वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पे वर्ड यूज करेंगे, दैट वर्ड इज टॉर्क। एंड टॉर्क इज मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। और एफ आपने कहा dt बाई dt, मैं यहाँ पे टॉर्क रोटेशन में जब चला जाता हूँ तो एफ फोर्स की जगह पे वर्ड यूज होता है, दैट वर्ड इज टॉर्क। dt बाई dt, dt की जगह पे l dl बाई dt, l इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, angular momentum that is given by the cross product of r and p, r and p, ठीक है ना। angular momentum is a vector quantity that is given by the cross product of, किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट, आर एंड पी का। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर भी ले सकते हो, रेडियस वेक्टर भी आप ले सकते हो, ठीक है ना भाई। और पी इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम होता है जी, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम मास कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल, तो एल इज इक्वल टू आई अल्फा। बस यही रिलेशन हैं जो आपको याद रखना है, एल इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह पे क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, सॉरी 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 सॉरी, आई इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है बच्चा, आई इंटू ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा भाई, सॉरी इस बात को याद रखना। अच्छा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, बस ये रिलेशन है आपके याद हो गए। अब देखो बेटा, अब रोटेशन में दो थ्योरम होते हैं हमारे सामने, एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दूसरी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा इनका, ठीक है, मैं आपको जनरल इनके एक्सप्लेनेशन वगैरह मैं नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। देखिए बेटा, एक होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एक होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जितना मैंने कराया उस पे ही फोकस करना, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है, ज्यादा काम एक्स्ट्रा मत करना। मैं आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z axis will be equal to moment of inertia about x axis and moment of inertia about y axis. Moment of inertia about x axis and moment of inertia about y axis. This is theorem of perpendicular axis. This I am going to represent you the theorem of perpendicular axis. This is theorem of perpendicular axis. ठीक है ना बच्चा। और ये आई जेड का क्या मतलब है, आई जेड का मतलब है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट सॉरी जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
आई एक्स, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और वाई के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, मान लीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट है, एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है, मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ मास है जी, ठीक है, एक एक्सिस यहां से पास करती है, यहां से जी से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास करती है एक्सिस, और दूसरी एक्सिस है इसके पैरेलल। अब मान लो आपको पैरेलल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मान लीजिए आपके पास ये है ए और ये है आपके पास बी, और ये है सी और ये है डी, and this G, let us consider that is center of mass, center of mass, ठीक है, this is center of mass, center of mass, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है that distance is h, ठीक है ना, ये है आपके पास h, दोनों दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, आई about AB, that should be equal to moment of inertia about CD plus m into h square, इसका मास है m, और m और into h का पावर 2, mh square, जहां पे h दोनों दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस mh square, दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दिस इज थ्योरम ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल थ्योरम ऑफ पैरेलल, ये है बच्चा लोग आपके पास थ्योरम ऑफ पैरेलल, ठीक है ना, ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, और दूसरी हमारे पास भी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दो थ्योरम्स हैं जिनकी बेसिस पे हमारा चैप्टर चलने वाला है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस चैप्टर की दी, और अब सभी बच्चे जो मेरे ग्रुप में बैठे हैं, यहाँ पे 15 बच्चा मेरे ग्रुप में बैठा है, तो 15 का 15 बच्चा, अब क्योंकि हमने लास्ट टाइम मैं आपको कल इवनिंग में आपको फोर्थ यूनिट तक हम प्रिपेयर करके सोए हैं, सभी बच्चे यहाँ पे जो बैठे हैं, मैंने आपको इम्पोर्टेंट उनके टॉपिक्स भी भेज दिए थे। अब आपका टारगेट है इस 5th यूनिट को 2 घंटे में कवर करना, मैं आपको टाइम दूंगा 12 o'clock तक, 12 o'clock तक इसके नोट्स मेरे पास आ जाने चाहिए, इसके आर्टिकल्स जो स्पेशल आर्टिकल्स हैं वो आपके ग्रुप में आ रहे हैं अभी, उन्हीं के नोट्स आपको बनाने हैं, उन्हीं के नोट्स मेरे को फॉरवर्ड करने हैं, आप मेरे बेशक चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना बस, ठीक है, और वो व्हाट्सएप करेंगे, फिर मैं आपकी 2 घंटे के बाद एक क्लास और शेड्यूल करूंगा, आप आज ग्रुप पे थोड़ा सा एक्टिव रहिए बच्चा पढ़ी, जितने भी बच्चे हैं अपने ग्रुप को चेक करते रहें, ठीक है, आपको जब भी बुलाना होगा प्लीज आप सभी बच्चे जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं शिद्दत से जुड़ जाना, ठीक है। हाँ जी अमरवीर बोलो बच्चा। सर आपने नोट से पहले क्या बोला, कौन सी बात बोली, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था बीच में। मैंने ये बोला कि अगर आप लोग चाहें तो कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर कर लें, लेकिन मैं जो स्पेशल टॉपिक्स आपको भेज रहा हूं उनके नोट्स बना के मेरे को फॉरवर्ड कर दें, बस इतनी सी बात है बेटा। तो अब सभी बच्चों को मैं अलविदा नहीं कह रहा, आज कल जब तक पेपर नहीं हो जाता आपका तब तक आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहोगे, ठीक है। हाँ इसमें आप अगर थर्मोकाइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेव्स एंड ऑसिलेशन, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक, अब इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताता चलूंगा और आपके नोट्स चेक करता चलूंगा, जैसे कल रात को मेरे पास जिन जिन बच्चों के नोट्स आए हैं, ठीक है, मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने नोट्स बना दिए थे उन्होंने, ठीक है, कल शाम को नोट्स बना के और फिर गए थे बच्चा वो, ठीक है, तो फिर पाहुल ने नोट्स बना दिए थे, पाहुल ने, वंशिका ने, अमन ने, अमरवीर ने, और हमारा बच्चा था कौन, मेघा शर्मा भी आई थी 11 से, उसने भी नोट्स बना दिए थे, खुशदीप ने तो सबसे पहले नोट्स बना दिए थे, ठीक है, मनिंदर ने नोट्स बना दिए थे, ठीक है, हरलीन ने, ठीक है, सबसे पहले नोट्स भेजे थे, ठीक है,
और जसलीन ने नहीं भेजे नोट। जसलीन है ना यहाँ ग्रुप में? है जसलीन? जसलीन, यस सर। नोट्स नहीं बनाए थे आपने बेटा, क्यों? सर मैंने ना बना लिए थे, वो आधा हो गया था, थोड़ा काम पड़ गया था तो रात को ही जाना था। अच्छा 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 अच्छा। बेटा ऐसे हाँ। ऐसे मत करो बेटा। और एक बच्चा जिसको मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, हमारी 2-3 दिन की क्लास में absent है। के नाम से नाम था उस बच्चे का, के नाम से था। कौन था वो बच्चा? अमरवीर, कंवल कंवल कंवल, हाँ। कंवल नहीं है हमारे ग्रुप में। कंवल जिसकी भी फ्रेंड है उसको कहो कि सर ने कहा है कि आप ज्वाइन करो क्लासेस को जल्दी से जल्दी, ठीक है ना बच्चों? किसकी फ्रेंड है कंवल? कंवलप्रीत कौर। सर फ्रेंड तो मेरी थी बट लॉकडाउन में कनेक्शन लॉस्ट हो गया। चलो आप आज दोबारा से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो, है ना बेटा? चलो, ओके सर। हाँ जी, मिलते हैं 2 घंटे के बाद बच्चों। हाँ जी, ठीक है बच्चों। हाँ जी।